चलो फिर से शुरू करते हैं यार। ड्यू टू ऑडियो रिकॉर्डिंग इशू प्रीवियस वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो जो यहाँ से ना ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो सका था कि बौद्ध जो धर्म है वो अनीश्वरवादी पे बिलोंग करता है, जहाँ पे आत्मा की परिकल्पना ही कर जाती। और किसने कहा था? तो गौतम बुद्ध ने जो ये सिद्धांत लिया था, विश्व दुखों से भरा, ये वाला सिद्धांत गौतम बुद्ध ने कहाँ से लिया था? तो उपनिषद से लिया था। विश्व दुखों से भरा, ये वाला सिद्धांत गौतम बुद्ध ने कहा उपनिषद से लिया था। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए मिनिमम एज 15 होनी चाहिए थी। बौद्ध धर्म के तीन रत्न हैं: बुद्ध धर्म और संघ। देखिए, बौद्ध संगीत हुई थी तो पहली बौद्ध संगीत के समय महाकश्यप अध्यक्ष था, दूसरे में साबाकामी था, तीसरी में मोगलीपुत्र लितिस था, और चौथी में वसुमित्र था। मोगलीपुतिश और वसुमित्र था। बौद्ध धर्म का जो प्रमुख त्योहार है उसे कहा जाता है बुद्ध पूर्णिमा या वैशाखी पूर्णिमा, क्योंकि इसी के दिन को गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। इसे बुद्ध पूर्णिमा या वैशाखी पूर्णिमा कहा जाता है। निर्वाण जो है बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, यानी दीपक का बुझ जाना होता है निर्वाण का मतलब, जीवन से समाप्ति। अनिश्वरवादी का संबंध बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान है। अनिश्वरवाद जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान है। तो गौतम बुद्ध की जो सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ हैं वो गांधार शैली में बनाई गई थी, लेकिन जो सबसे पहली जो मूर्ति थी गौतम बुद्ध की वो मथुरा शैली में बनाई गई थी। ठीक है। और तिब्बत जो है भूटान का पड़ोसी देश, तिब्बत भूटान एवं पड़ोसी देश में बौद्ध धर्म का प्रचार जो है गुरु रिनपांच ने किया था। वो बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से जुड़े हुए थे। बिहार में जो बौद्ध मठ है उसको, बोध गया में जो मठ है उसे बोधि मंडा मठ कहा जाता है। अब देखते हैं जैन धर्म। तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर आए, मतलब तीर्थ यात्री आए, जिसमें पहले तीर्थयात्री थे ऋषभदेव, दूसरे थे पारसवनाथ, तीसरे थे सॉरी, पहले थे ऋषभदेव जिन्होंने इसको फाउंड किया, 23वें थे पारसवनाथ। ऋषभदेव का जो प्रतीक था बैल था, पारसवनाथ का प्रतीक सांप था, महावीर स्वामी का प्रतीक शेर था। ये गौतम बुद्ध के समान थे। महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 598 ईसा पूर्व में हुआ था, लेकिन ये फिक्स नहीं है। शतांबर वाले लोग कहते हैं 598 ईसा पूर्व में, शतांबर वाले लोग कहते हैं 598 ईसा पूर्व में, दिगंबर वाले लोग 540 में कहते हैं। ठीक है। सॉरी फॉर दैट। महावीर स्वामी जो इनका जन्म जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था, मुजफ्फरपुर के पास कुंडग्राम में हुआ था। इसके पापा जनातिका के राजा थे, माता जशोदा थी। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान जब मिल जाता है जैन धर्म में तो उसे कैवल्य कहा जाता है। 12 साल की कठोर तपस्या के बाद महावीर स्वामी को जिम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के नीचे, ऋजुपालिका नदी के पास साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुई थी। तो जिम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के नीचे साल वृक्ष के नीचे इनको क्या हुई थी? ज्ञान प्राप्ति हुई थी। महावीर स्वामी ने 5 प्रतिज्ञाएं दी थी। ब्रह्मचर्य इन्होंने जोड़ा था अपने आप से। जैन धर्म के 3 रत्न है: सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। जैन सभाएं हुई थी, 2 सभाएं हुई थी। एक हुई थी 300 ईसा पूर्व में स्थूलभद्र के नेतृत्व में पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था इसको, जहाँ पे 12 अंक को प्रदर्शित किया गया था या इस्टेब्लिश किया गया था। दूसरी जो हुई थी वो 512 बीसी में हुई थी। 512 बीसी में ये देवदी वर्णन के नेतृत्व में वल्लभी गांव पे हुई थी, गुजरात में हुई थी, जहाँ पे 12 अंग और 12 उपअंग को प्रदर्शित किया गया था। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, जो प्राकृत भाषा में है। जैन लोग प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। जैन 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 लोग श्वेतांबर और दिगंबर में बढ़ गए थे। स्थूलभद्र ने श्वेतांबर का नेतृत्व किया था, दिगंबर का भद्रबाहु ने किया था। श्वेतांबर लोग सफेद वस्त्र धारण करते थे, अकाल के दौरान उत्तर में थे, और दिगंबर लोग नंगे रहते थे। महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी राजगीर के पास पापापुरी में हुई थी। पहले जैन साहित्य जो अर्धमगधी भाषा में लिखे गए थे, जो प्राकृत भाषा की विशेष शाखा है। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली था, जो उनकी बेटी प्रियदर्शन का हस्बैंड था। समाधि मरण या संतारा पता जैन धर्म के एक वो है जिसमें मृत्यु के पास जानकर लोग अपने द्वारा क्या कर रहे थे, एक खाना पीना छोड़ देते हैं। जैन धर्म का एक अनुयायी थे मखली कुसाल, जिसने जैन धर्म से एक हटकर एक अन्य जीवन मतलब एक दूसरा धर्म बनाया जिसका नाम था आजीवक धर्म स्थापित किया था इसने। तो अब देख लेते हैं जैन धर्म के बारे में। 24 ऋषभदेव ने इसको फाउंड किया था, कुंडग्राम वैशाली के पास है। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था।
जो पहली फीमेल जैन भिक्षुनी थी वो चंपा थी। चंपा थी दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर के अनुयायी मूलत महावीर के जो महावीर स्वामी को जो मानते थे उन्हें निग्रंथ कहा जाता था। जैन देख लेते तीर्थकर। जैन तीर्थकर पहले ऋषभदेव सांड से दर्शाया गया, अजितनाथ हाथी से, संभव तीसरे थे जिनको घोड़े से दर्शाया गया, संपार्श्व सातवें थे, शांति 16 थे हिरण से दर्शाया गया है, अरनाथ मीन से, नामी नील कमल से 18वें थे, अरिस्ट नेमी 22वें थे। अरिस्ट नेमी जो थे वो 22वें थे जिनको शंख से दर्शाया गया, पार्श्व को सर्प सांप से, महावीर स्वामी को सिंह से। तो जो जैन तीर्थकर ऋषभदेव और अरिस्ट नेमी जो ऐसे ही दो मतलब तीर्थकर हैं, इनके भगवान हैं जिनका बारे में ऋग्वेद से हमें जानने के बारे में मिलता है। अरिस्ट नेमी को भगवान कृष्ण का निकटतम संबंधी माना जाता था। जैन साहित्य के तीन था, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार जो है सांख्य दर्शन से लिए गए हैं। जैन धर्म सबसे ज़्यादा सांख्य दर्शन से बन रहा है। जैन धर्म को मानने वाले राजा थे उदयन, वंश राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा मुगवर्ष, चंदेल शासक। खजुराहो का जो जैन मंदिर का निर्माण किया था चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया था। खजुराहो का जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया था। मौर्योत्तर काल में मथुरा जो था जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का विकास जैन धर्म से ही है। मथुरा कला का संबंध किससे है? तो जैन धर्म से है। जैन तीर्थकर की जीवनी जो थी, जैन तीर्थकरों की जीवनी तो थी वो भद्रबाहु ने लिखी थी। जैन जो भी राजा हुए उनकी जीवनी किसने लिखी थी? तो भद्रबाहु ने लिखी थी। और उस बुक का नाम है कल्पसूत्र, जिसने लिखी थी जीवनी भद्रबाहु ने लिखी थी। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी मर जाते पावापुरी के पास। तो ये खत्म हो गया। अब लेट्स टॉक अबाउट महाजनपद। तो 16 महाजनपद थे जिसके बारे में हमको अलग अलग ग्रंथों से जानने को मिलता है। पहला था अगुंतर निकाय, दूसरा था महावस्तु। बौद्ध साहित्य थे। जो अगुंतर निकाय और महावस्तु थे वो बौद्ध साहित्य थे। भगवती सूत्र जो था वो जैन साहित्य था। भगवती सूत्र जो था वो जैन साहित्य था। भगवती सूत्र जो था जैन साहित्य था। अगुंतर निकाय और महावस्तु जो था बौद्ध साहित्य था। अगुंतर निकाय और महावस्तु जो था वो बौद्ध साहित्य था। अगुंतर निकाय और महावस्तु जो थे बौद्ध साहित्य थे। मगध जो थी, पटना गया और नालंदा रीजन में जो फेमस था जनपद वो था मगध। मगध जो था वो पटना गया और नालंदा जिला में फेमस था। तो मगध था, इसकी राजधानी राजगिरी थी जो बाद में पाटलिपुत्र बनी। भाई दूसरा जनपद था अंग। अंग जो था मुंगेर और भागलपुर वाले एरिया में फेमस था। अंग जिसकी राजधानी चंपा थी। अंग जो था मुंगेर और भागलपुर में फेमस था जिसकी राजधानी चंपा थी। ये समृद्ध व्यापारिक केंद्र था। ये समृद्ध व्यापार केंद्र था अंग जिनकी राजधानी क्या थी? चंपा थी। समृद्ध व्यापारिक केंद्र था। मल्ला, देवरिया, बस्ती और गोरखपुर। देवरिया, बस्ती गोरखपुर के एरिया में मल्ला थे जिनकी राजधानी कुशीनगर थी। बौद्ध धर्म इनका प्रमुख धर्म था। वत्स, इलाहाबाद और मिर्जापुर में वत्स फेमस था जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी। इस राजवंश का उत्तराधिकारी शक्तिशाली राजा उदयन था। काशी जो थी वो बनारस में फेमस थी। काशी इसकी राजधानी बनारस थी। बाद में कौशल राज्य में मिला लिया जाता है इसको। कौशल जो अयोध्या में फेमस थी, इसकी राजधानी शरावती थी। अयोध्या यहीं पर था। वज्जी जो है मुजफ्फरपुर वैशाली में था। 8 राज्यों का संघ था। जनात्रिका, लिच्छवी और विदेहा। कुरु वाला क्षेत्र थानेश्वर, मेरठ और वर्तमान दिल्ली वाला जो क्षेत्र था वह कुरु था। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। पंचाल जो था पश्चिमी यूपी में था। इसकी राजधानी कामपित्य थी। मत्स्य देश जो था अलवर, इसकी राजधानी थी। ये जयपुर में था। अश्मक इसकी राजधानी नर्मदा और गोदावरी थी। इसकी राजधानी क्या थी? नर्मदा गोदावरी मतलब एरिया था। पेराताई इसकी राजधानी थी। गांधार के बारे में आते हैं। तो गांधार जो है पेशावर और रावलपिंडी वाले एरिया में फेमस था। इसकी जो राजधानी थी तक्षशिला थी जो उत्तर वैदिक काल के दौरान प्रमुख शिक्षा का केंद्र थी। कम्बोज, कश्मीर और पाकिस्तान के एरिया में था कम्बोज। अवंती जो था वो मालवा वाले एरिया में था। 2 भागों में बांटा गया था। राजधानी उज्जैन थी। दूसरी राजधानी सरस्वती थी। चेदी था बुंदेलखंड, सूरसेन ब्रिज मंडल। अब देखते हैं वंश के बारे में। तो हर एक डायनेसिटी आती है। सबसे पहले आती है कौन सी डायनेसिटी? और हर एक डायनेसिटी आती है इसका राजा होता है बिम्बिसार। आर्यवंश को सैन्य भी कहा जाता है क्योंकि सबसे बड़ी आर्मी इनकी ही थी। परमानेंट आर्मी थी।
सैन्य इस ये बुद्ध के समकालीन थे। राजगिर राजगिरी इनकी राजधानी थी। जीविका जो था इसका कोर्ट डॉक्टर उसको अवंती के राजा के पास भेजता है। फिर आता है अजातशत्रु। तो अजातशत्रु क्या करता है, अपने बाप बिम्बिसार को जेल में डाल देता है और वज्जी पे नियंत्रण कर लेता है। इसने राजगीर में पहले किले का निर्माण करा और राजगीर में पहले बहुत संगीत का आयोजन करवाया था। इसके बाप की हत्या कर देता है, बिम्बिसार को मार देता है। फिर आता है उदयन। उदयन क्या करता है, अपने बाप अजातशत्रु को मार देता है और अपनी राजधानी को कहाँ पे पाटलिपुत्र शहर बनाता है और राजगीर से अपनी राजधानी पाटलिपुत्र लेके आता है। राजगीर से अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र लेके आता है। अब इसकी हत्या कौन कर देता है, तो शिशुनाग वंश आता है इसके बाद। शिशुनाग जो होता है, शिशुनाग ने अवंती पर कब्जा कर लेता है। शिशुनाग जो होता है वो अवंती पर कब्जा कर लेता है। शिशुनाग ने वैशाली को अपनी राजधानी बना लेता है। ठीक है, शिशुनाग अवंती पर कब्जा कर लेता है और शिशुनाग वैशाली को अपनी राजधानी बना लेता है। और कालाशोक जो है ना फिर से पाटलिपुत्र को राजधानी बना देता है। तो वैशाली को जो राजधानी बनाता है वो बनाता है शिशुनाग, और कालाशोक जो है पाटलिपुत्र को राजधानी बना लेता है। कालाशोक जो होता है, कालाशोक जो होता है वो क्या करता है, पुराणों में कालाशोक को काकवंश कहा जाता है। पुराणों में कालाशोक को काकवंश कहा जाता है। इसके शासनकाल में जो है सेकंड बौद्ध संगीत का आयोजन किया जाता है। कहाँ पे, तो वैशाली में सेकंड बौद्ध संगीत का आयोजन किया जाता है। फिर आता है नंद वंश। नंद डायनेसिटी आती है। 9 राजा होने के कारण इसको नंद वंश कहा जाता था। नौ नंद भी कहा जाता था 9 राजा होने के कारण। फिर इसमें सबसे पहले आता है महापद्मनंद। महापद्मनंद ने नंद वंश को इस्टेब्लिश किया था। हाँ, इसने एक राट की उपाधि ली थी, मतलब एकमात्र सम्राट की उपाधि ली थी किसने, तो नंद वंश के महापद्मनंद थे। धनानंद। धनानंद जो होता है वो अलेक्जेंडर के समकालीन होता है। अलेक्जेंडर का समकालीन होता है। इसी के शासनकाल में अलेक्जेंडर जो होता है इंडिया पर अटैक करता है। तो अलेक्जेंडर इंडिया पर अटैक करता है वो 326 बिफोर क्राइसिस, 326 बीसी जो टाइम होता है, उसी टाइम अलेक्जेंडर इंडिया पे क्या करता है, अटैक करता है। उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या, अवंतिका। देखते हैं चंद मौर्य डायनेसिटी। तो मौर्य डायनेसिटी कौन फाउंड करता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य डायनेसिटी को फाउंड करता है। इसका एम्पायर ब्रिटिश एम्पायर से भी बड़ा था। मेगासनीस जो होता है सेल्यूकस निकेटर का क्या होता है, आर्मी होती है। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत होता है जो इसके दरबार में आता है। जब वो इन पटना आता है तो पटना को वो पालीब्रोत के नाम से बताता है। और इसने एक बुक लिखी थी इंडिका जिसमें मौर्य वंश का वर्णन किया था। चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त की सहायता से वो धनानंद को हरा देता है। इसका नाम क्या होता है, चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। जो बुक लिखता है जिसका नाम होता है अर्थशास्त्र नामक, एक क्या लिखता है, बुक लिखता है जिसका नाम क्या होता है, अर्थशास्त्र, जिसमें राजनीति शास्त्र के बारे में बताया, राजनीति शास्त्र के बारे में बताया गया है। इसके समय प्रशासन सेंट्रलाइज था, साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में परफेक्ट इकोनॉमिक थी। चंद्रगुप्त मौर्य पहला ऐसा रूलर था जिसने साउथ इंडिया को जीता था। सेल्यूकस निकेटर की आर्मी को ये क्या करता है, डिफीट कर देता है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, फिर उसके बाद आता है बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। बिंदुसार। बिंदुसार जो था इसको यूनानी लेखों ने बिंदुसार को अमित्रोकेडिस कहा है, जिसको संस्कृत में अमित्र घात के नाम से जाना जाता है, शत्रुओं का विनाश करने वाला। जैन धर्म में इसे सिंह सेन कहा गया। जैन धर्म में इसे सिंह सेन कहा गया है। बिंदुसार के समय में मिस्र के राजा एंटोकियस ने डायमिकस नामक एक राजदूत भेजा था। अशोक जो था वो बिंदुसार का बेटा था। अशोक जो था बिंदुसार का बेटा था। उसके पापा जो थे, अशोक जो बिंदुसार का बेटा था, और अशोक अवंती का वायसराय था अपने पापा के टाइम पे। अवंती का वायसराय होता है। फिर आते हैं अशोक के बारे में पढ़ते हैं। अशोक इसने अपने आप को देवप्रिय प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था। अशोक अपने आप को देवप्रिय प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है, या अपने आप को ये देवप्रिय प्रियदर्शी कहता है, जिसका अर्थ होता है ईश्वर का प्यारा। एंड देन फिर उसके बाद इसके समय पाटलिपुत्र में थर्ड बौद्ध संगीत का आयोजन कराया जाता है। दशरथ जो होता है राजा अशोक का पोता होता है। तो अशोक के जो शिलालेख होते हैं ना, उसमें रज्जुक नामक एक ऑफिसर का जिक्र मिलता है, जिसको मॉडर्न पीरियड में डीएम की हम कह सकते हैं। मॉडर्न पीरियड का वो डीएम था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था, जिसे राजस्व तथा न्याय दोनों का अधिकार था। राजस्व और न्याय करने का दोनों तरह का अधिकार था किसको, तो रज्जुक नामक एक ऑफिसर था। मॉडर्न पीरियड में डीएम होता है, जिसको राजस्व तथा न्याय दोनों का अधिकार था। अशोक अशोक ने 261 में कलिंग का युद्ध लड़ा।
कलिंग अभी उड़ीसा में है। अपने 8वें साल इसने क्या लड़ा था, अपने राज्य ग्रहण करने के बारे में 8वें साल में लड़ा था कलिंग, और इसने अपने 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में बताया है। अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले जेम प्रिंसेप ने पढ़ा था। अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले जेम प्रिंसेप ने पढ़ा था। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक बौद्ध हो जाता है, जिसके बाद उसने बेरी घोष की जगह धर्म घोष का मार्ग अपनाया था। अशोक को बौद्ध धर्म का ज्ञान बौद्ध भिक्षु उपगुप्त देता है। तो अशोक को बौद्ध धर्म का ज्ञान कौन देता है, तो बौद्ध भिक्षु उपगुप्त देता है। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने धर्म महामंत्रों की नियुक्ति की थी। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने धर्म महामंत्रों की नियुक्ति किया था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अशोक ने आखेट तथा विहार की यात्राएं रोक दी और उनके स्थान पर धर्म यात्राएं प्रारंभ की थी। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया गया था और अपने 20वें वर्ष लुम्बिनी गया था। जब वह लुम्बिनी जाता है तो वहाँ का धार्मिक कर जो है वो माफ़ कर देता है, 1/6 से 1/8 कर देता है। अशोक के शिलालेखों के बारे में कहता है, अशोक के जो इतिहासकार है उसके शिलालेखों से मिलता है। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जाता है: शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। अशोक के जो 14 शिलालेख है उसमें धर्म सिद्धांत के बारे में बताते हैं। उसके टोटल 14 शिलालेख हैं। अशोक के अधिकांश शिलालेख प्राकृत और ब्राह्मण लिपि में है, पर केवल 2 अभिलेख सबासगढ़ी और मानसेरा की लिपि क्या है, खरोष्ठी। सबासगढ़ी और मानसेरा की लिपि क्या है, खरोष्ठी है। अशोक का सबसे पहला उल्लेख जो है वो मस्की शिलालेख में मिला था। अशोक के बारे में सबसे पहले मस्की शिलालेख में मालूम चला था। भब्रू या बैराट शिलालेख में अशोक अपने आप को मगध का सम्राट बताता है। भब्रू या बैराट शिलालेख में अशोक अपने आप को मगध का सम्राट बताता है। यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। अशोक के राज्यकाल की सबसे बड़ी घटना जो थी वो थी कलिंग युद्ध, जहाँ पे अशोक की विजय हुई थी। अशोक के 13वें शिलालेख में इसके संबंध में जानकारी मिलती है। जो कलिंग युद्ध था, अशोक का यह घटना जो था, कलिंग युद्ध जो था, उसके शासनकाल के 8वें वर्ष 261 बीसी में हुआ था। कलिंग युद्ध कब हुआ था, तो अशोक के शासनकाल के 8वें वर्ष 261 बीसी में हुआ था। सौगोरा ताम्रपत्र अभिलेख से मालूम चलता, सौगोरा ताम्रपत्र अभिलेख और महास्थान जो बांग्लादेश में अभिलेख है उससे मालूम चलता है अकाल के समय इसने राहत कार्य किए थे। अशोक की धर्म नीति का व्यापक उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना था, यही था। मौर्य काल में न्यायालय 2 प्रकार के होते थे: प्रशासन चक्र, 4 भागों में विभाजित चक्र, अहर, संग्रमण, गांव। इसके बारे में पढ़ेंगे। मेगस्थनीज, ये इंपॉर्टेंट है। मेगस्थनीज के इंडिका में पाटलिपुत्र नगर प्रशासन के बारे में बताया गया है। नगर प्रशासन 30 सदस्यों की समिति द्वारा होता था, जिसमें 5 मेंबर हर कमेटी में होते थे। मतलब 6 मंत्रिमंडल होते थे, 30 लोगों का मंत्रिमंडल होता था। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को भेजा गया एक यूनानी राजदूत था। भाग और बलि जो टैक्स सिस्टम था। अब देखते हैं सबसे मस्त फेमस, सबसे पहले आता है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस नाम से प्रोनाउंस किया था, सेंड्रोकोटस बताया था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस बताया था और विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य कहा था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस बताया था और विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य बोला था। विशाखा दत्त जो था, विशाखा दत्त ने अपने बुक मुद्राक्षर में चंद्रगुप्त मौर्य को सबसे पहले जिक्र किया था। विशाखा दत्त ने अपनी बुक मुद्राक्षर में सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जिक्र किया था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। इसने जैन गुरु भद्रबाहु से ज्ञान लिया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था जैन धर्म का अनुयायी था, इसने जैन गुरु भद्रबाहु से ज्ञान लिया था। ये संतारा प्रथा के लिए कर्नाटक के श्रवणबेलगोला एरिया में चला गया था, जहाँ इसकी डेथ हो जाती है। तो ये संतारा प्रथा के लिए कर्नाटक के श्रवणबेलगोला एरिया में चला जाता है, जहाँ इसकी डेथ हो जाती है। इसने सेल्यूकस निकेटर की बेटी कर्नेलिया से शादी की थी, जिस कारण सेल्यूकस निकेटर ने इसे गांधार, काबुल, हेरात और माकरान एरिया दे दिया था और 500 हाथी इसने सेल्यूकस निकेटर को दिए थे। मतलब बिंदुसार के बारे में पढ़ते हैं। बिंदुसार जो था वो अजीबक संप्रदाय को मानता था। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। इसके दरबार में डायमिकिस नामक एक राजदूत आया था जो मेगस्थनीस का उत्तराधिकारी माना जाता है। तो मेगस्थनीस का उत्तराधिकारी किसे कहा जाता है, तो डायमिकिस को कहा जाता है। इसके टाइम तक्षशिला में 2 जगह विद्रोह हुए थे, जिसको दबाने के लिए इसने पहले सुसीम को भेजा, बाद में अशोक को भेजा था।
अब अशोक के बारे में पढ़ते हैं। मस्की गुर्जरा नेतुर उडेगोलम। मस्की गुर्जरा नेतुर उडेगोलम। गुर्जरा नेतुर उडेगोलम में अशोक का नाम मिलता है। भब्रू या बैराट लेख में अशोक मगध का सम्राट बताता है अपने आप को। शौगोरा ताम्रपत्र और महास्थान अभिलेख से मालूम चलता है कि अशोक ने अकाल के समय राहत काम किए थे। अरोरा लेख में यह घोषणा की गई कि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी है। उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी, बट अशोक पहले ब्राह्मण धर्म को मानता था। कलहन की राज तरंगनी से मालूम चलता है कि अशोक पहले निग्रोध के प्रवचन सुनकर बौद्ध धर्म में अपनाया था उसने, लेकिन वो पहले ब्राह्मण धर्म को मानता था। अशोक पतक आजीविक संपदा। अशोक ने आजीविकों के रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था, जिसका नाम था कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। तो कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी जो था वो अशोक ने आजीविक संप्रदाय के रहने के लिए क्या बनवाया था, 4 झोपड़ियों का निर्माण करवाया था। कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी अशोक ने बनवाया था। अशोक का पोता था दशरथ। राजा दशरथ जो था अशोक का पोता था, उसने आजीविकों के रहने के लिए नागार्जुन गुफा दे दी थी। ठीक है। अशोक जो बिहार में, अशोक के पोते दशरथ ने आजीविकों के रहने के लिए नागार्जुन गुफा दी थी, जो बिहार में है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नागार्जुन गुफा दी थी और ये जहानाबाद में पड़ता है। ठीक है। अशोक के 7वें अभिलेख में आजीविकों का जिक्र किया गया है। अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार करने के लिए अपने बेटा और बेटी महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अपने बेटा और बेटी महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। अशोक ने इंडिया में सबसे पहले शिलालेख चालू करवाए थे। शिलालेख की लैंग्वेज जो थी ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि में थी। अशोक के जो शिलालेख थे उनकी लिपि जो थी ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि थी। अशोक के जो शिलालेख थे उनकी लिपि जो थी ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि थी। खरोष्टी लिपि कहने का मतलब है राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। तो भारत में जो खरोष्टी लिपि थी वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, खरोष्टी लिपि राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। खरोष्टी लैंग्वेज के शिलालेख जो मिले वो शहबाजगढ़ी और मानसेरा से मिले। मानसेरा पाकिस्तान में है, शहबाजगढ़ी मानसेरा दोनों पाकिस्तान में है। और ग्रीक और अरमाइक लैंग्वेज में मिली जो लिपि है वो अफगानिस्तान से मिली, जिसका शेर कूना भी कहा जाता है, शार कूना भी कहा जाता है। और इंडिया से जितने भी लिपि मतलब इसके अभिलेख मिले उसे ब्राह्मी लिपि में। समझ गए। तो सॉरी अशोक के अभिलेखों या शिलालेखों की जो लिपि थी खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक। तो इंडिया से जो लिपि मिली उसे ब्राह्मी लिपि मिली। इंडिया में जितने भी अभिलेख शिलालेख मिले ब्राह्मी में थे। खरोष्टी जो थी वो शहबाजगढ़ी और मानसेरा में थी। खरोष्टी जो थी राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। और ग्रीक और अरमाइक जो है वो कहाँ से मिले, अफगानिस्तान से मिले। अब बात करते हैं अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख को 3 भागों में बांट सकते हैं, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। तो शिलालेखों की संख्या 14 है, स्तंभ लेखों की संख्या 7 है और गुहा लेख। तो अशोक के शिलालेख देखते हैं जो टोटल 14। अशोक के शिलालेख कितने, टोटल 14 हैं। तो पहले इसमें पशु बलि की, पहले वाला जो अशोक का शिलालेख मिलता है उसमें उसने पशु बलि की निंदा की और बोला है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। ठीक है। अशोक का जो दूसरा शिलालेख है उसमें बताया था मनुष्य और पशुओं की चिकित्सा व्यवस्था के बारे में बताया था, और हॉस्पिटल सबसे पहले चालू किया था अशोक ने। तो मनुष्य और पशुओं की चिकित्सा व्यवस्था के बारे में किसने बताया था, अशोक ने बताया था अपने दूसरे शिलालेख में। चौथे शिलालेख में अशोक ने बेरी घोष की जगह धर्म घोष का मार्ग अपनाया था। चौथे शिलालेख में अशोक ने बेरी घोष की जगह धर्म घोष का मार्ग अपनाया था। चौथे शिलालेख में अशोक ने बेरी घोष की जगह धर्म घोष का मार्ग अपनाया था। पांचवें शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। छठे शिलालेख में अशोक ने तीर्थ यात्राओं का जिक्र है। अशोक के छठे शिलालेख में तीर्थ यात्राओं का जिक्र है। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग, बैटल और यवन राजाओं का जिक्र है। अशोक के 14वें शिलालेख में जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए उसने कहा था। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। ये सारे जो है ब्राह्मी लैंग्वेज में है। अशोक का जो पहला प्रयाग स्तंभ है जिसे कौशाम्बी में था, पहला जो है इसका प्रयाग स्तंभ है जो कौशाम्बी में था, उसको अकबर ने इलाहाबाद शिफ्ट करवाया। उसको अकबर ने कहाँ शिफ्ट करवाया था, उसको अकबर ने इलाहाबाद शिफ्ट करवाया था। अशोक का जो दूसरा और तीसरा जो था मेरठ और टोपरा में था, उसको फिरोज शाह तुगलक दिल्ली शिफ्ट करवा देता है। अशोक के चौथे, पांचवे और छठा जो है, चौथा उनका रामपुरवा से मिलता है, पांचवा जो लौरिया अरेराज से मिलता है और छठा जो मिलता है लौरिया नंदगढ़ से मिलता है। लौरिया नंदगढ़ से मिलता है।
और लौरिया नंदगढ़ से जो इसका स्तंभ लेके मिलता है उसमें मोर का चित्र बनाया गया। और ये जो सारे हैं ना, रामपुरवा, लौरिया, लौरिया नंदगढ़, ये सारे क्या है, बिहार के चंपारण में है। कौशाम्बी अभिलेख जो पहला स्तंभ लेख है, कौशाम्बी अभिलेख जो पहला स्तंभ लेख है, इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। कौशाम्बी अभिलेख जो पहला स्तंभ लेख है, अशोक का जो कौशाम्बी अभिलेख है जो पहला स्तंभ लेख है, इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। अशोक का सबसे लंबा अभिलेख है वो सातवां अभिलेख है, और सबसे छोटा है रुन्ने मदई का अभिलेख। ठीक है, अब देख लेते हैं। अब अशोक के टाइम पे प्रांतों की संख्या कितनी थी, तो 5 प्रांत थे अशोक के टाइम पे। अशोक के टाइम में प्रांतों की संख्या 5 थी। तो स्टेट को, प्रांत को स्टेट कहा जाता था। विषय जो होता था वो डिस्ट्रिक्ट को विषय कहा जाता था। ग्राम, विषय के बाद आता है ग्राम, डिस्ट्रिक्ट के बाद ग्राम। और गोप, जो 10 गांव का जो कॉम्बिनेशन होता था उसको गोप कहा जाता था। तो जो प्रांत होता था ना, जिसे हम प्रांत कहते थे, प्रांत मतलब स्टेट, तो इसे चक्र भी कहा जाता था। तो प्रांत को स्टेट होता था, प्रांत स्टेट होता था, जिसे चक्र कहा जाता था। और इस पे आर्यपुत्र ये रूल करते थे, इस पे आर्यपुत्र रूल करते थे। चक्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चक्र जो था अशोक के समय एक स्टेट को बुलाता था। विषय जो था वो डिस्ट्रिक्ट, इसे विषयपति इस पे रूल करते थे। ग्राम जो था उस पे ग्रामिक रूल करते थे। नगर प्रशासन 30 लोगों की एक समिति देखती थी, जिसमें 6 ग्रुप में बांटे गए थे, हर ग्रुप में 5 मेंबर होते थे। और हाँ, मौर्य टाइम में टैक्स बचाने वालों को मृत्यु दंड दिया जाता था। जो सेल टैक्स का 10% पार्ट बचाता था, 10% था, तो उसे मृत्यु दंड दिया जाता। एग्रोनोई जो था सड़क निर्माण अधिकारी था, एग्रोनोई। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को लुटेरों की सेना कहा है। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को लुटेरों की सेना कहा है। ठीक है, संचार जो होता था, जो दूसरी जगह पर रह के सीक्रेट सर्विसेज करता था, और संस्था जो एक ही जगह पर रह के सीक्रेट सर्विसेज का काम करता था। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सीता भूमि, सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था, सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। अदेव मात्रक भूमि, बिना वर्षा के अच्छी खेती वाली भूमि को अदेव मात्रक भूमि कहा जाता था, अदेव मात्रक भूमि कहा जाता था। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा था, तो 7 भागों में बांटा था। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा था। नंद वंश का विनाश करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से हेल्प ली थी। मौर्य वंश का लास्ट रूलर बृहदर था। बृहदर जो था मौर्य वंश का लास्ट रूलर था। मौर्य टाइम में अनाज मापने के लिए द्रोण नामक टोटल का यूज़ किया जाता था, मीजरिंग टूल का यूज़ किया जाता था। अब आते हैं भारत में विदेशी आक्रमण। तो भारत के जो विदेशी आक्रमण जो है वो हम चालू करते हैं। तो भारत में सबसे पहले ईरानी अटैक्स देता है। तो ईरानी अटैक्स में डेरियस वन आता है। इसने सबसे पहले भारत के कुछ भागों को अपने अधीन ले लिया, और इसी के समय भारत में खरोष्ठी लिपि का आगमन होता है। तो डेरियस वन सबसे पहले अटैक करता है, इसी के समय भारत में खरोष्ठी लिपि का आगमन होता है। ईरानी प्रभाव स्पष्ट रूप से अशोक के शिलालेखों पर देखा जा सकता है। ईरानी प्रभाव जो स्पष्ट रूप से अशोक के शिलालेखों पर देखा जा सकता है, क्योंकि ये खरोष्ठी लिपि लेके आया था। खरोष्ठी लिपि में देखने को मिलता है। तो ईरानी आक्रमण के बाद सिकंदर का आक्रमण होता है। सिकंदर अलेक्जेंडर था, ये 326 ईस्वी में, 326 ईस्वी में क्या करता है कि इंडिया पर अटैक करता है। इसने सबसे पहले डेरियस वन को हराया, इसने सबसे पहले डेरियस को हराया और पर्शियाई क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है। इसने फिर हिंदू कुश पर्वतों को पार करके खैरब दर्रे से भारत आता है। और यहाँ पे ना हाइडेस पिच का युद्ध होता है। इसके बाद ना हाइडेस पिच का युद्ध होता है। कहने के बाद हाइडेस पिच का युद्ध होता है राजा पोरस और झेलम नदी पर होता है। झेलम नदी पर इसके बाद झेलम नदी पर हाइडेस पिच का युद्ध होता है। इस युद्ध में सिकंदर और पोरस को हरा देता है। इसमें पोरस हार जाता है। उसके बाद ब्यास नदी पार करते समय सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। 326 में इंडिया पर अटैक करता है। अब बताए इंडो ग्रीक रूलर्स। इंडो ग्रीक रूलर्स या बैक्टीरियाई ग्रीक कहते हैं इनको। तो डिमेट्रस जो होता है 200 ईसा पूर्व क्या करता है, बैक्टीरियाई ग्रीकों का अटैक चालू हो जाता है। डिमेट्रस सबसे पहले अटैक करता है, इसको पुष्यमित्र शुंग क्या करता है, हरा देता है डिमेट्रस को। फिर उसके बाद आता है मिनांडर। मिनांडर आता है। मिनांडर का पूरा नाम क्या होता है, मिलिंद होता है। तो मिनांडर का नाम होता है मिलिंद हो जाता है बाद में। पहले मिनांडर होता है, बाद में ये मिलिंद। तो ये क्या करता है कि है ना, बौद्ध धर्म को अपनाना, बुद्धिज्म को अपनाता है, बौद्ध धर्म को अपनाता है। तो ये ना बौद्ध धर्म को नागसेन या नागार्जुन जो है इनको बौद्ध धर्म की दीक्षा देते हैं, और उसके बाद ये बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। तो बौद्ध धर्म अपनाने के समय इन्होंने जितने भी क्वेश्चन नागसेन से पूछे थे उसे इन्होंने एक बुक में लिखा जिसका नाम था मिलिंद पन्नु, जिसको मिनांडर ने लिखा है, जो पाली भाषा में है। ठीक है, जो पाली भाषा में।
सबसे पहले जो सोने के सिक्के थे वो मिनांडर ने ही जारी करवाए थे। सबसे पहले जो सोने के सिक्के उसे मिनांडर ने ही जारी करवाए थे। और जो सिक्के थे वो किसी न किसी राजा को बिलोंग करते थे। जितने भी सिक्के थे वो किसी न सॉरी सोने के सिक्के सबसे पहले मिनांडर ने ही जारी करवाए थे। इसका भाई स्ट्रेटो टू होता है जो शीशे कांच के सिक्के जारी करवाता है। इसका भाई जो होता है स्ट्रेटो टू जो होता है, इसका भाई होता है स्ट्रेटो टू इसका भाई होता है स्ट्रेटो टू जो शीशे या कांच के सिक्के जारी करवाता है। कला की गंधार शैली इंडिया में लेके आते हैं। कला की गंधार शैली को क्या करते हैं, इंडिया में लेके आते हैं। कला की गंधार शैली को क्या करते हैं, इंडिया में लेके आते हैं। इसका भाई होता है स्ट्रेटो टू जारी करवाता है। कला की गंधार शैली को इंडिया में लेके आते हैं, लेकिन कला की गंधार शैली का विकास जो होता है वो कुषाण शासक कनिष्क के टाइम पर होता है। अब देते हैं शाकाश। तो शाकाश जो है ये क्या होते हैं, बंजारे होते हैं, बहुत सारी श्रृंखलाएं होती हैं इंडिया में। तो मोगा जो होता है वो शाकाश को फाउंड करता है। शाकाश डायनेसिटी को फाउंड करता है कौन, मोगा, इंडो ग्रीक रूलर्स को हरा के। जो रुद्रदमन जो होता है वो इस शाकाश का सबसे प्रतापी रूलर होता है, इंपॉर्टेंट रूलर होता है। इसके बारे में जो हमें जूनागढ़ अभिलेख से मालूम चलता है। जूनागढ़ अभिलेख से इसके बारे में मालूम चलता है, जो गुजरात के गिरनार पर्वत से मिला था। तो इसके बारे में जूनागढ़ अभिलेख से मालूम चलता है, जो गुजरात के गिरनार पर्वत से मिला था। जूनागढ़ जो अभिलेख है वो संस्कृत अभिलेखों में सबसे प्राचीनतम है। इसमें रुद्रदमन के शासन व्यवस्था का जिक्र मिलता है। रुद्रदमन के शासन व्यवस्था के बारे में जिक्र मिलता है। रुद्रदमन के सबसे इम्पोर्टेंट जो है, रुद्रदमन है सुदर्शन झील जो मौर्य के समय बनाई गई थी, उसको ये क्या करता है, उसके बांध को रिपेयर करवाता है और पुनर्निर्माण करवाता है। उसके बांध को ये रिपेयर करवाता है, उसका पुनर्निर्माण करवाता है ये, जिसके बारे में जूनागढ़ मतलब सुदर्शन झील जो मौर्य के टाइम बनाई गई थी उसको क्या रुद्रदमन रिपेयर कराते हैं। इसके बारे में गिरनार पर्वत से प्राप्त जूनागढ़ अभिलेख से हमें मालूम चलता है। तो फैक्ट अबाउट विक्रम संवत। तो विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईस्वी में की थी। उज्जैन का एक राजा था जिसने शाकाओं को पराजित किया था, शाकाओं को हराया था। और उनको हराने के पश्चात ये क्या करता है, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। विक्रम संवत को कृत संवत या मालव संवत भी कहते हैं। फिर आता है शक संवत। शक संवत जो है वो 78 ईस्वी में चालू किया जाता है। शक संवत जो 78 ईस्वी में चालू किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में शक संवत को अपनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में शक संवत को अपनाया जाता है। चैत्र जो है भारतीय राष्ट्रीय का पंचांग या प्रथम माह होता है। पूरी दुनिया में ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है। कनिष्क शक संवत चालू करवाया था। कनिष्क ने शक संवत चालू करवाया था। हाँ, तो शक संवत कौन चालू करवाया था, कनिष्क शक संवत को चालू करवाता है, जो 78 ईस्वी में चालू करवाया जाता है। पार्थियंस। जो पार्थियंस थे ये ईरान से भारत आए थे। इसका सबसे फेमस रूलर होता है गोंडोफेरस। गोंडोफेरस जो होता है वो इसका सबसे मेन रूलर होता है। इसी के समय जो था सेंट थॉमस इंडिया आता है, ठीक है, जो क्रिश्चियन धर्म को फैलाने के लिए इंडिया आता है, जिसकी है ना मृत्यु हो जाती है चेन्नई में, इसकी मृत्यु हो जाती है। तो चेन्नई में सेंट थॉमस की याद में ही चेन्नई में सेंट थॉम चर्च बनाया गया। अब आते हैं हम कुषाण रूलर्स के बारे में पढ़ते हैं। कुषाण रूलर्स, तो कुषाण रूलर्स जो है, तो कुषाण डायनेसिटी को कौन फाउंड करता है, तो कुषाण डायनेसिटी को फाउंड करता है कुजुल कटफिसेस जो होता है वो कुषाण डायनेसिटी को फाउंड करता है। इनकी दो राजधानी होती है, मथुरा और पेशावर। इनकी दो राजधानी होती है, मथुरा और पेशावर। विम कटफिसेस जो होता है इसका बेटा होता है कुजुल कटफिसेस का। भारत में सोने के सिक्कों का प्रचलन जो है इंडो ग्रीक रूलर्स ने करवाया, जबकि इसको नियमित रूप से चलाने का श्रेय किसको जाता है, कुषाण रूलर्स को ही जाता है। इसको नियमित रूप से चलाने का श्रेय किसको जाता है, तो कुषाण रूलर्स को जाता है। विम कटफिसेस ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध की आगमन मिलता है। कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध को देखने को मिलता है। कनिष्क के सिक्कों पर हमें बुद्ध देखने को मिलता है। कनिष्क के सिक्कों पर हमें कौन देखने को मिलता है, तो बुद्ध की प्रतिमा देखने को मिलती है। कनिष्क कनिष्क जो होता है इस वन का सबसे महान शासक था। कनिष्क जो होता है इस वन का सबसे महान शासक था। कनिष्क जो होता है इस वन का सबसे महान शासक था, जिसकी सीमा उत्तर में चीन तक, दक्षिण में विंध्याचल पर्वत, पूर्व में बिहार और पश्चिम में अफगानिस्तान तक फैली हुई थी। तो कनिष्क के टाइम में क्या होता है, कनिष्क के शासनकाल में सिल्क रूट बनाया जाता है जहाँ से व्यापार होता था। कनिष्क के टाइम में क्या बनाया जाता है, सिल्क रूट बनाया जाता है जहाँ से व्यापार होता था।
अश्वघोष जो था, अश्वघोष कनिष्क का राज्य कवि था। अश्वघोष जो था वो कनिष्क का राज्य कवि था। इसने जो रचनाएं की थी सौदानंद, बुद्धचरित और सारिपुत्र प्रकरण की थी। वासुमित्र भी इनके दरबार में विद्वान थे जिन्होंने चौथी बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की थी। कनिष्क के टाइम पर चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन कुंडलवन जम्मू कश्मीर में करवाया जाता है। अश्वघोष, नागार्जुन, पार्श्व, अश्वघोष, नागार्जुन, पार्श्व तथा चरक सब कनिष्क के दरबार में थे। अश्वघोष, नागार्जुन, पार्श्व, चरक सब कनिष्क के दरबार में रहते थे। पतंजलि जो था कनिष्क के दरबार का कोर्ट डॉक्टर था। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध अभिलेख से कनिष्क के जो सारनाथ बौद्ध अभिलेख मिला है उसकी तिथि 81 ईस्वी है। यह प्रतिमा मथुरा से लाकर सारनाथ में लगाई गई थी। कनिष्क के रब तक अभिलेख से 4 शहरों का जिक्र मिलता है: साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा। कनिष्क के रब तक अभिलेख से 4 शहरों का जिक्र मिलता है: साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा। तो कनिष्क के काल में कला के दो शैलियों का विकास हुआ था: कला की गांधार शैली और कला की मथुरा शैली। तो गांधार शैली जो थी वो लेके आए थे इंडो ग्रीक रूलर लेके आए, लेकिन फेमस इसी के टाइम पे होती है भारतीय यूनानी मिशन की गांधार शैली। यहाँ पे क्या होता है, गांधार शैली में एक पत्थर को काट के इसी में मूर्ति बना दी जाती है। कुषाण काल में बाल विवाह प्रथा चालू हुई थी। कुषाण काल में ही बाल विवाह जो प्रथा थी, कुषाण काल में ही बाल विवाह की जो प्रथा थी वो चालू हुई थी। कुषाण टाइम पे ही बाल विवाह वाली जो प्रथा थी वो चालू हुई थी। बौद्ध धर्म जो था, कनिष्क ने बौद्ध धर्म की महायान शैली को बढ़ावा दिया था। अब देखते हैं कुछ फैक्ट्स कुषाण रूलर्स के लिए। तो कुषाणों को यूची और तोखरी भी कहते हैं। कुषाणों को यूची और तोखरी भी कहते हैं। कुषाणों को यूची और तोखरी भी कहते हैं। यूची नामक एक कबीला था जो 5 कुल में बट गया, उसी में से एक थे कुषाण। कनिष्क था बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। चीनी जनरल जो था चैनपुआ ने कनिष्क को हराया था। चीनी जनरल चैनपुआ ने कनिष्क को हराया था। कुषाण सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए। कुषाणों ने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए जो गुप्त डायनेसिटी से भी अच्छे थे। तो कुषाण टाइम में जो थे बुक्स और राइटर्स थे, कुछ बुक और कुछ राइटर्स जो थे कुछ बुक लिखते थे। तो देखते हैं चरक संहिता। चरक संहिता को किसने लिखा? तो चरक संहिता जो थी सबसे पुरानी आयुर्वेद संहिता है। भारत में सबसे पुरानी आयुर्वेद संहिता कौन सी? चरक संहिता। तो इसको किसने लिखा है? चरक ने लिखा है। चरक कनिष्क का राज्य वैद था। ठीक है। महाविभाष सूत्र, महाविभाष सूत्र जो था वासुमित्र ने लिखा है। महाविभाष सूत्र जो है, महाविभाष सूत्र जो है वासुमित्र ने लिखा है। चौथी बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की थी वासुमित्र ने। बुद्ध चरित, बौद्धों का रामायण, बौद्धों का रामायण जिसे बुद्ध चरित कहा जाता है, इसको अश्वघोष ने लिखा था। कनिष्क का राज्य कवि था। फिर पार्श्व, नागार्जुन और संरक्षक भी थे, संरक्षक भी थे, कनिष्क के दरबार में रहते थे। माध्यमिक सूत्र जो है वो नागार्जुन ने लिखा था। माध्यमिक सूत्र जो है वो नागार्जुन ने लिखा था। इसे भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है, जिसने जीरो का प्रतिपादन किया है। इसी में जीरो का जिक्र है। कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। यह उपाधि उन्होंने चीनियों से ली थी। कुषाण राजा जो अपने आप को देवपुत्र कहते थे, ये उपाधि जो उन्होंने चीनियों से ली थी। तो रेशम बनाने की तकनीक सबसे पहले चीनियों ने शुरू की थी। रेशम बनाने की जो तकनीक थी सबसे पहले चीनियों ने शुरू की थी। सिल्क रूट जो है, सिल्क रूट पर सबसे पहले जो कनिष्क ने शासन किया था, सिल्क रूट को सबसे पहले कनिष्क ने चलाया था। सिल्क रूट पर कब्जा जो किया था कुषाण रूलर्स ने किया था। सिल्क रूट पर सबसे पहले जो कब्जा किया था वो कुषाण रूलर्स ने किया था। कला के क्षेत्र में, अगर कला के क्षेत्र में देखें डेवलपमेंट, तो कला की गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास किया था इन्होंने। गांधार शैली के लिए फेमस था तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो थी वो गांधार शैली के लिए फेमस थी। तक्षशिला यूनिवर्सिटी गांधार शैली के लिए फेमस थी। कुषाण काल में सबसे ज़्यादा विकास जो हुआ था वास्तुकला एरिया में हुआ था। इसी टाइम में बुद्ध की खड़ी मूर्ति को बनाया गया था। तो कुषाण टाइम में कला के क्षेत्र में, वास्तुकला के क्षेत्र में बहुत विकास हुआ था। इसी के टाइम बुद्ध की खड़ी मूर्ति को बनाया गया था। अब आ जाते हैं हम सुंग डायनेसिटी के बारे में। सुंग डायनेसिटी देख लेते हैं हम। तो सुंग डायनेसिटी को कौन बनाता है? तो सुंग डायनेसिटी को बनाता है पुष्यमित्र सुंग बनाता है। सुंग डायनेसिटी बनाता है। इसकी राजधानी क्या थी? विदिशा थी। सुंग डायनेसिटी की राजधानी क्या थी? विदिशा थी। यह ब्राह्मण था। सुंग डायनेसिटी ये क्या था? ब्राह्मण था। इसने अंतिम मौर्य शासक बृहदर्थ की हत्या कर दी थी। इसने अंतिम मौर्य शासक बृहदर्थ की हत्या कर दी थी। इसने अंतिम मौर्य शासक बृहदर्थ की हत्या कर दी थी। पुष्यमित्र सुंग ने सुंग डायनेसिटी बनाया था। इसकी राजधानी विदिशा थी। इसने अंतिम मौर्य शासक बृहदर्थ की हत्या कर दी थी।
अयोध्या के लेख से ज्ञात होता है कि इसने 2 अश्वमेध करवाया था। पतंजलि ने इसके यज्ञ करवाए थे। पतंजलि इसका कोर्ट पोएट था, कोर्ट डॉक्टर भी था, पुष्यमित्र का पुरोहित था। इस वंश का 9वां शासक होता है भागवत, जिसके दरबार में हेलियोडस आया। पुष्यमित्र सुंग ने मीनांडर को हराया था। भरुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र सुंग ने करवाया था। भरुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो पुष्यमित्र सुंग ने भरुत स्तूप का निर्माण करवाया था। देवभूति इस वंश का लास्ट रूलर था। अब आता है कर्ण वंश। तो कर्ण वंश जो होता है, वासुदेव कर्ण ने कर्ण वंश बनाया था देवभूति की हत्या करके। सुशर्मा इस वंश का लास्ट रूलर था। तो सातवाहना वंश को किसने फाउंड किया था? सिमुका ने जो था सातवाहना वंश को किसने फाउंड किया था? सिमुका ने फाउंड किया था। सुशर्मा की हत्या करके सातवाहना वंश किसने फाउंड किया था? तो सातवाहना वंश सिमुका ने फाउंड किया था। पुराणों में सातवाहनों को आंध्र जातीय कहा गया है। पुराणों में सातवाहनों को आंध्र जातीय कहा गया है। इनकी आरंभिक राजधानी अमरावती थी और प्रतिष्ठान भी इनकी राजधानी थी। प्रतिष्ठान जो था महाराष्ट्र में एक जगह था। तो इनकी आरंभिक राजधानी अमरावती थी। तो पहला इसका फेमस रूलर आता है सतकर्णी फर्स्ट। इसके बारे में जो हमें नानाघाट अभिलेख से मालूम चलता है, जिसको उसकी बीवी नागानिका ने लिखा है। नानाघाट अभिलेख किसने लिखा है? नागानिका ने लिखा है। नानाघाट अभिलेख किसने लिखा है? नागानिका, जिसमें सतकर्णी वन के बारे में मालूम चलता है। सतकर्णी ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था और एक राजसूय यज्ञ करवाया था। आता गौतमी पुत्र सतकर्णी मोस्ट फेमस रूलर था इस डायनेस्टी का। इसके बारे में नासिक अभिलेख से हमें मालूम चलता है। गौतमी पुत्र सतकर्णी। फिर उसके बाद आता है वशिष्ठ पुत्र पुलामाई अमरावती को रिपेयर करवाया था। वशिष्ठ पुत्र पुलामाई ने अमरावती को रिपेयर करवाया था। इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो थी वो प्राकृत थी। लिपि ये ब्राह्मी यूज़ करते थे। प्राकृत इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज थी, लिपि जो ब्राह्मी यूज़ करते थे ये। सातवाहनों का प्रसिद्ध साहित्यकार थे हाल और गुणाढ्य। हाल ने जो बुक लिखी थी उसका नाम था गाथा सप्तशती और गुणाढ्य ने जो बुक लिखी थी बृहद कथा लिखी थी। सातवाहनों ने कॉइन चलाए थे। शीशे के सबसे ज़्यादा कॉइन चलाए थे। उसके बाद रोम से जो शीशा मंगाते थे। पोटीन और कांसे के सिक्के भी इन्होंने चलाए थे। पोटीन जो रोम से मंगवाते थे। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा जो है, ब्राह्मणों को भूमि दान देने की जो प्रथा चलाई थी सबसे पहले इन्होंने ही चलाई थी, जिसके बारे में हमें नानाघाट अभिलेख से मालूम चलता है, जिसको नागान्य ने लिखा था। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा इन लोगों ने ही चलाई थी। तो मतलब है ना, मात्र सितात्मक सत्ता मालूम चलती है, क्योंकि लड़की मतलब गद्दी पे लड़का ही बैठता था, लेकिन नाम उनके माता के नाम से चालू होते थे। तो ग्रामीण प्रशासन गौलमिक दिखता था। सातवाहनों ने उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच एक सेतु का काम किया, मतलब उत्तर भारत और दक्षिण भारत को इन लोगों ने जोड़ा था। इन्होंने अमरावती कला का विकास करवाया और उसको स्टार्ट किया। इन्होंने अमरावती कला का विकास किया और उसको स्टार्ट किया। अजंता और एलोरा की गुफाओं का निर्माण करवाया था इन लोगों ने। अब आता है चेदी। चेदी राजवंश जो था कलिंग में था। कलिंग में एक वंश बनता है जिसका नाम था चेदी राजवंश। अशोक के मरने के बाद कलिंग में चेदी डायनेस्टी बनाई जाती है। चेदी डायनेस्टी बनाई जाती है अशोक के मरने के बाद। इसकी जानकारी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है, जिसकी जानकारी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है, जो भुवनेश्वर के उड़ीसा में। हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है, जो कहाँ पे उड़ीसा में है, भुवनेश्वर उड़ीसा में है। इसमें एक रूलर आता है राजा खारवेल। खारवेल जो था चेदी वन से था। इस वन का सबसे प्रतापी शासक होता है। जैन धर्म का अनुयायी था। इसने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण करवाया था। ये जैन धर्म का अनुयायी था। इसने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण करवाया था। अब देखते हैं हम गुप्ता डायनेसिटी। तो पहले इस वीडियो को स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि वो सिर्फ सेव नहीं होगा।